विधवा की शादी। सिर्फ 30 साल की थी नीलम जब एक कार हादसे में उसके पति की मौत हो गई। उसकी गोद में था उसका 4 साल का बेटा और ढेर सारी जिम्मेदारियां। नीलम को सजने संवरने और अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन पति की मौत क्या हुई, नीलम की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। मेरे बेटे को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तूने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना हुआ है। तुझे अपने पति के जाने का जरा भी गम नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ रोकर तो नहीं गुजारी जा सकती ना। तो क्या करेगी? पार्टियां मनाएगी? अरे एक तो मेरा बेटा मर गया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी जी, मेरा भी पति गया है और इस बात से मुझे कितना फर्क पड़ता है मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन अगर मैं रोती हूँ तो मेरा 4 साल का बेटा बहुत रोता है, अपने पापा को याद करता रहता है। उसे दिखाने के लिए ही सही मेरा ठीक से रहना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? यहाँ घर में रह रहकर मेरा दम घुटता है। पूरा दिन मुझे अपने पति की याद आती है। कुछ देर के लिए ही सही घर से बाहर जाऊंगी तो शायद कुछ अच्छा लगे। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करता है वैसा करो, लेकिन ध्यान रखना ये ज्यादा चटक मटक रंगों के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वरना दुनिया हमारे बारे में बातें करेंगी। अपनी सास की बात मानकर नीलम सफेद रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ऑफिस में नीलम की एक सहेली बनती है, दिव्या। नीलम, तुम हमेशा ये सफेद कपड़े पहनकर क्यों आती हो? दिखने में इतनी सुंदर हो, जॉब करती हो, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, 1 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि मुझे सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनने चाहिए, वरना लोग मुझे गलत समझेंगे। लोगों के हिसाब से तो अपनी जिंदगी जीना ही गलत है, लेकिन तुम कब तक ऐसे रहोगी? जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा भी बहुत मन करता है कि तुम लोगों की तरह रंगीन कपड़े पहनूं, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर रहूं, लेकिन फिर मोहल्ले वाले और रिश्तेदार मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगते हैं। देखो, तुम जॉब करती हो, तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगले दिन नीलम जाने के लिए तैयार होती है और रंगीन कपड़े पहन लेती है। ये देखकर नीलम की सास को गुस्सा आ जाता है। देखो बहू, तुम्हें समझाया था ना, अब तुम विधवा हो, तुम्हें ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मम्मी जी, अगर मेरे पति की मौत हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? और सफेद कपड़े पहनने से आखिर क्या हो जाएगा? क्यों नहीं पहन सकती मैं रंगीन कपड़े? क्योंकि सफेद रंग विधवाओं के लिए बना है और तुम्हें रंगीन कपड़े पहनने का अब कोई हक नहीं है। तभी वहां पर नीलम की सहेली दिव्या आ जाती है। वो नीलम की सास की सारी बातें सुन लेती है। आंटी जी, विधवा होने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे और रंगीन कपड़े पहन लेने से क्या हो जाएगा। एक विधवा लड़की बाकी के सारे काम तो करती है ना, खाना खाती है, घर के काम करती है, फिर रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? वो इसलिए ताकि विधवा होने के बाद किसी दूसरे आदमी की नजर में ना आए। अरे रंगीन कपड़े पहनेगी तो सुंदर लगेगी, फिर कल को आकर कहेगी मुझे दूसरी शादी करनी है, तब हम क्या करेंगे? हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? एक विधवा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार होता है, नीलम को भी है। चलो नीलम, तुम यही कपड़े पहनकर मेरे साथ चलो। नीलम रंगीन कपड़े पहनकर अपनी सहेली दिव्या के साथ ऑफिस चली जाती है। कुछ इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अब पति के जाने के बाद नीलम बहुत उदास रहने लगी थी। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? देखो, नए दोस्त बनाने चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। तुमने देखा ना, कितनी मुश्किल से सफेद रंग के कपड़ों से मुक्ति मिली है, और अब रंगीन कपड़े पहनूंगी, दोस्त बनाऊंगी तो समाज मुझे वैसे ही जीने नहीं देगा। इस मामले में तुम्हें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए नीलम। लोगों का काम क्या है, बातें बनाना ही तो है। कुछ दिनों के बाद नीलम के ऑफिस में एक लड़का आता है। उसका नाम अमर था। वो धीरे धीरे नीलम को पसंद करने लगता है और एक दिन वो नीलम से कहता है, नीलम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
लेकिन अमर, मैं एक विधवा हूँ और मेरा 4 साल का एक बच्चा भी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम एक अच्छी इंसान लगी और इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन मुझे मेरी फैमिली से इस बात की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। कुछ दिनों के बाद अमर नीलम के घर पहुंचता है। नमस्ते आंटी जी, मैं अमर हूँ। मैं आपकी बहू नीलम से शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो पहले से पता था। पहले तूने विधवा वाला सफेद रंग छोड़कर ये रंग बिरंगी कपड़े पहनने शुरू किए और अब तेरा चक्कर भी चल रहा है। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर कौन है ये लड़का और यहाँ हमारे घर तेरे साथ शादी करने की बात करने क्यों आया है? आप नीलम को गलत समझ रही हैं। मैं नीलम को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। चले जाओ हमारे घर से। हमारे यहाँ पर विधवा बहुओं की शादियाँ नहीं करवाई जाती। समझ में आई बात? अमर वहां से चला जाता है और नीलम की सास उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। कुछ दिनों के बाद पड़ोस में एक शादी होती है। वहां पर सारी औरतें तैयार होकर आती हैं। नीलम की सास भी उसे वहां पर चलने के लिए कहती है। नीलम सफेद रंग के कपड़े पहनकर अपनी सास के साथ वहां पर जाती है, क्योंकि ऐसा उसकी सास ने कहा था। पर सारी औरतें काफी सुंदर तैयार होकर आई थी। देखो तो मेरी साड़ी का कलर कितना सुंदर है, तुम्हें पसंद आया? और ये देखो मेरे कंगन, पिछले महीने ही दिलवाए थे मेरे पति ने। कितना अच्छा डिजाइन है ना? अरे तुम्हारी मेहंदी तो दिखाओ, रंग तो बहुत सुंदर आया है। लगता है तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है तुमसे। और नहीं तो क्या। और वैसे भी ना, मुझे मेहंदी का ये लाल रंग बहुत पसंद है। अरे जरा उधर तो देखो, ये नीलम वहाँ पर क्या कर रही है? हम सबके बीच में विधवा का क्या काम? अरे इसका यहाँ होना तो मनहूसियत है। इसकी सास को इतना भी नहीं पता कि इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ऐसे सफेद कपड़े पहनकर बैठी हुई है, दूर से पता चल रहा है कि उसका पति मर गया। नीलम की सास ये सारी बातें सुन लेती है और फिर अपनी बहू के उदास चेहरे की तरफ देखती है। नीलम की सास को इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। घर आने के बाद, नीलम जरा मेरे पास आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? लो बेटा, बहुत सुंदर सुंदर और रंगीन साड़ियाँ हैं, ये सब तुम्हारे लिए। और सुनो, वो जो लड़का उस दिन घर आया था ना, क्या नाम था उसका? अमर। उसे कहना कि वो मुझसे आकर मिले। लेकिन अचानक क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? आप ये कपड़े मुझे क्यों दे रही हैं? और अमर से क्या काम है? बेटा, मेरे बेटे की मौत के बाद भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, नौकरी करती हो, पैसे कमाती हो। आज जब उस शादी में मैंने दूसरे लोगों की बातें सुनी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि विधवा होने के बाद भी तुम्हें जीने का अधिकार है। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, जो चला गया वो चला गया, लेकिन आज के बाद तुम रंगीन कपड़े पहनोगी, खुश होकर रहोगी। और हाँ, मैं खुद तुम्हारी शादी अमर के साथ करवाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके कहने पर सफेद कपड़े पहनकर शादी में गई थी। वही तो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि विधवा होने के बाद एक लड़की को सिर्फ सफेद कपड़े पहनने चाहिए। अगर तुम ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हो, तो फिर अपनी जिंदगी में सारी खुशियों पर भी तुम्हारा अधिकार है। नाचने वाली से शादी। दिनेश एक बार अपने दोस्त अमर की शादी में उसके गांव गया। दिनेश और उसके दोस्त शादी में जमकर मजे कर रहे थे। अमर की शादी में एक नाचने वाली लड़की भी आई थी, जिसका नाम था अमृता। उसका नाच देखकर वो लड़की दिनेश को बहुत पसंद आ जाती है। जब वो लड़की शादी में डांस करके वहां से जाने लगती है, तो दिनेश उसके पास जाता है। देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। जी शुक्रिया, डांस की बात तो सही है, लेकिन आप मुझे पसंद करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। इसमें समझना कैसा? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ,
आपको पता नहीं क्या, मैं नाचने वाली हूँ और हम जैसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। बहुत लड़के आते हैं तुम्हारी तरह बातें बनाने वाले, शादी के प्रपोजल्स लेकर लेकिन शादी कोई नहीं करता। कौन करेगा मुझसे शादी? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को साथ में लेकर आना। मैं तुम्हें यहीं इसी गांव में मिलूंगी, ये मेरा पता है। शादी होने के बाद दिनेश अपने घर लौट आता है। अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं अमृता नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, लेकिन ये अमृता है कौन? किसकी बेटी है? कैसा घर बार है, कुछ बताओ भी। बस सीधे आकर शादी की बात कर रहे हो। वो क्या है ना, वो लड़की एक नाचने वाली लड़की है। मेरे दोस्त अमर की शादी में मैंने उसे नाचते हुए देखा था। क्या? नाचने वाली लड़की? नहीं नहीं नहीं, नाचने वाली लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। लेकिन माँ, मैंने उससे वादा किया है, मैं उसी से शादी करूंगा। वादा करने से पहले अपने माँ बाप से पूछना जरूरी नहीं समझा? किसी भी नाचने वाली को ऐसे शादी का वादा करके चले आए। लेकिन पापा, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए, क्या पता आपको भी वो पसंद आ जाए। दिनेश के माँ और पापा दिनेश और अमृता की शादी के लिए तैयार नहीं होते। एक दिन दिनेश के मम्मी पापा अपने गांव से बाहर कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक गाड़ी वाला दिनेश के पापा के स्कूटर को टक्कर मारकर चला जाता है। दिनेश के मम्मी और पापा दोनों सड़क पर घायल होकर गिर जाते हैं। तभी वहां अमृता आती है। अरे अंकल आंटी, आपको तो बहुत चोट लगी है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। अमृता दिनेश के मम्मी और पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और उनका ख्याल रखती है। जब दिनेश हॉस्पिटल पहुंचता है, अमृता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो क्या ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं? वहाँ सड़क पर उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आ गई। क्या ये वही लड़की है बेटा जो तुम्हें पसंद थी? हाँ माँ, यही तो है अमृता, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। हमारी सोच गलत थी। ये लड़की तो बहुत अच्छी है और हम तुम्हारी इससे शादी करवाने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद दिनेश और अमृता की शादी हो जाती है। अमृता एक नाचने वाली थी और इसलिए वो किसी भी तरह की आवाज पर नाचना शुरू कर देती। एक दिन जब वो किचन में खाना बनाते वक्त झूम झूम कर नाच रही थी। अरे बहू, तुम यहाँ किचन में खड़ी होकर डांस क्यों कर रही हो? यहाँ कौन सा गाना बज रहा है? मम्मी जी, वो कुकर की सीटी का म्यूजिक है ना, बस उसी पर डांस कर रही थी। आप भी सुनिए ना, कितना अच्छा म्यूजिक है। अरे अब कुकर की सीटी पर कौन डांस करता है? अजीब नाचने वाली बहू मिली है। माना दिल की अच्छी है, लेकिन कुकर की सीटी पर भी नाचती है। भगवान भला करे। कुछ दिनों बाद दिनेश के पड़ोस वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और सारा दिन मजदूरों के हथौड़े चलाने की आवाज आती रहती। उस आवाज की वजह से अमृता घर का सारा काम छोड़कर डांस करती रहती। ये देखकर दिनेश के पापा कहते हैं, बेटा, तुम नाचने वाली बहू तो ले आए, लेकिन ये तो हथौड़ों की आवाज पर भी डांस करती है। और बेटा, अपने घर का काम बिल्कुल छोड़ दिया है। सारा दिन बस मजदूरों के औजारों की आवाज पर डांस करती रहती है। कल मैंने एक गिलास पानी मांगा था तो मुझसे कहती है, पापा बाद में देती हूँ, अभी तो डांस कर रही हूँ मैं, डिस्टर्ब मत करो। माँ पापा, आपकी बात सही है। अमृता के ऊपर तो डांस करने का नशा कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है। लगता है इसके पुराने काम का भूत इसके सिर में फिर से घुस गया है। अरे लेकिन बेटा, हम क्या करें? अब ये पूरा दिन इसी तरह नाचती रहेगी तो कुछ अजीब नहीं लगेगा? एक दिन दिनेश और उसका परिवार जंगल में पिकनिक मनाने जाने का प्लान करता है। दिनेश, उसकी पत्नी अमृता और माँ बाप चारों मिलकर जंगल में पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर जंगल के लोग उन्हें घेर लेते हैं। अरे क्या मुसीबत है ये? कौन है ये लोग? ये तो हमें जिंदा जलाकर खा जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा? सही कहती हूँ माँ, ये तो जंगली लोग हैं, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अरे, डरने से बेहतर होगा कि हम अपने आप को बचाने का कोई उपाय सोचें। तुम्हारा क्या है, तुम तो नाचने लग जाओगी।
तुम्हारा दिमाग भी काम करता है और तुम्हारे तो पैर भी काम करते हैं। अरे माँ, ये लड़ने का वक्त नहीं है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब सोचने से कुछ नहीं होने वाला, ये जंगल के लोग हमें पका कर खा जाएंगे। वो जंगली लोग दिनेश और उसके परिवार के हाथ पैर बांधकर उन्हें मारने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वो आग जलाकर जोर शोर से नाचते हैं। उन्हें नाचता देखकर अमृता के अंदर की नर्तकी भी बाहर आ जाती है और वो पेड़ से बंधे बंधे ही जोर जोर से अपने पैरों से ठुमके लगाने लगती है। तभी एक जंगली बोल पड़ता है, लड़के, तुम यहाँ पेड़ से बंधे बंधे क्यों नाच रही हो? क्योंकि मुझे तुम जंगलियों से ज्यादा अच्छा डांस करना आता है। अरे जाओ जाओ, हम जितनी तेज डांस करते हैं उतना तो तुम कर ही नहीं सकती। लगा लो शर्त। अच्छा ठीक है, लगी शर्त। अगर तुमने हमसे ज्यादा अच्छा और तेज डांस किया तो हम तुम्हारे परिवार को जिंदा छोड़ देंगे। और अगर तुम हार गई तो हम तुम सबको जिंदा जलाकर खा जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब बजाओ तुम्हारा जंगली ढोल, देखते हैं कौन कितना डांस करता है। वो जंगली लोग जोर जोर से ढोल बजाकर नाचना शुरू कर देते हैं। दिनेश और उसका परिवार उनके नाच की स्पीड देखकर दंग रह जाता है। अमृता भी उनके साथ बराबर से नाचने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे अमृता ने अपने डांस की स्पीड को कम कर दिया। क्या हुआ, हवा निकल गई तुम्हारी? बढ़िया है हमसे जीतने वाली। बस 1 मिनट रुक जाओ, तुमको तो मैं अभी बताती हूँ। अब तक अमृता धीरे धीरे नाच रही थी ताकि वो सारे जंगली थक जाए और अमृता बाद में जोर जोर से डांस करके उन्हें हरा दे। और ऐसा ही हुआ। अमृता ने अब तेज स्पीड से नाचना शुरू कर दिया। सारे जंगली अब तक थक चुके थे। देखा, अब पता चला कौन ज्यादा अच्छा और तेज नाच सकता है। हाँ हाँ, तुम ही हमसे ज्यादा अच्छा और तेज डांस करती हो। हमने मान लिया, बहुत थक गए, बस भी करो। अरे अभी कहाँ से बस करो, तुम कहो तो मैं दिन रात लगातार नाच सकती हूँ। हम तुम्हारे आगे हार मानते हैं, तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ। देखा माँ, आज नाचने वाली बहू ने हम सबकी जान बचा ली। सास के बेमतलब ताने। अरे सास हो और ताने ना दे, ऐसा कहाँ हो सकता है। लेकिन क्या हो जब सास जरूरत से ज्यादा ही ताने देने लगे तो? सुन बहू, आज घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो लंच पर ये सब बना देना। ये पकड़ लिस्ट, और कुछ भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तेरे बारे में जानती हूँ मैं, मेरे टाइम पर तो हमें बताने वाला भी कोई नहीं था। माँ जी, कितने लोग आ रहे हैं ये तो लिखा नहीं है। खाना बच जाए तो दिक्कत, कम पड़ जाए तब तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। क्यों? अरे सवाल पर सवाल ही करती रहती है, यह ठीक नहीं है। मेरे टाइम पे तो मजाल है कि हमारे मुंह से चू भी निकले। वो क्या है ना माँ जी, मैं खाना उसी हिसाब से बनाने का सोच रही हूँ। कहीं खाना कम ज्यादा बन गया तो आप तो मुझे पाताल में ही डाल देंगी ना। मेरे टाइम पे तो हम इतना बोलना क्या सोच भी नहीं सकते थे कि सास को कैसे ताने दे। अरे अरे रे माँ जी, कहाँ ताने दे रही हूँ। पर माँ जी, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? कोई हेल्प, कोई हेल्प। कितनी बड़ी बात बोल गई बहू, कोई हेल्प ना जी ना। वो भी सास, सास तो सिर्फ ताने देती है, ताने। हेल्प? हमारे टाइम में सास को ये शब्द बोल दो तो भूचाल आ जाता था। बाकी मैं तो अपने सास की लाडली बन गई थी, पर तू तो बहू की बहू ही रहेगी। क्यों नहीं बना पाएगी? अरे अभी तो बनाना शुरू किया नहीं और पहले ही सोच लिया नहीं बना पाऊंगी। आजकल की तुम जैसी बहुओं के ये बहाने होते हैं कि कैसे नहीं बन पाएगा। अरे मैंने भी अपने टाइम पे बनाया था, अरे बल्कि इससे भी ज्यादा खाना बनाया था, तो तुझसे क्यों नहीं होगा? हैं? सब होगा जा। माँ जी, मैं बना तो लूंगी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर देती तो। अरे अरे अरे, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी सास से मदद मांगते हुए? हमने अपने टाइम पर कभी अपनी सास से ऐसा नहीं बोला। सच में आजकल की लड़कियां तो बहुत ही छुई मुई सी होती है,
जरा सा काम देखा नहीं कि बस पहले मदद मांगने दौड़ने लगती है। अरे अब ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हाँ, जा जाकर खाना बना। हमारे टाइम पर हम ये करते थे, हमारे टाइम पर हम वो करते थे। हाय रे ताने। फिर शाम को, अरे बहू कहाँ चले गए? मुझे ये सामान पकड़ा जरा। हमारे टाइम पर मजाल है कि हम सास के साथ खड़े ना हो। हाय रे क्या करूं? बस कोमल तैयार हो जा ताने खाने के लिए। काश इस औरत के समय में मैं होती तो देखती ये क्या क्या करती थी अपने टाइम पर। माँ जी यही हूँ, बस चिंटू को पढ़ाना था। अरे हमने भी बच्चे पढ़ाए हैं हमारे टाइम पर, चिंटू को बाद में पढ़ाना। जा पहले वो कर जो कहा है। बहू बेचारी क्या करती, बच्चे को छोड़कर लग जाती है सास के साथ। हमारे टाइम पर ना। फिर तो सास बोली जा रही थी और बहू सुनी जा रही थी। अगले रोज, क्या हो गया चिंटू, क्यों रो रहा है? माँ कल कितना कहा था आपसे कि पढ़ा दो, लेकिन आपको तो मेरी पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए कितने कम नंबर आए। अरे कोई बात नहीं बेटा, फेल तो नहीं है ना। वाह बहू वाह, मेरे टाइम पर तो हमारे बच्चे के कम नंबर फेल ही कहलाते थे। ना पढ़ाती हो ना घर का काम करती हो। हमारे टाइम पर तो। सास की इस बात पर इस बार बहू का पारा हाई हो जाता है। वो सोच लेती है कि अब तो वो पति से बात करके ही रहेगी। अगले दिन, माँ जी सारी सफाई हो गई, मेरी कमर टूट रही है, मैं जरा सोने जा रही हूँ। सोना? अरे हमारे टाइम पर तो हम ये जानते भी नहीं थे कि आराम क्या होता है। पागल हो गई है क्या? रुक अभी, देख उस कोने में देख, मुझे कितनी धूल दिख रही है। और बिस्तर के नीचे तो देख कितना काला पड़ा है। और पर्दों के पीछे खिड़की पर देख जाले लगे हुए हैं, वो कौन साफ करेगा? ऐसी सफाई होती है क्या? जा फिर से कर। मैं तो घर में एक दिन का गंदगी नहीं आने देती थी, लेकिन जब से तू आई है घर की हालत ही खस्ता करती है। अरे माँ, तो तू कहाँ गई? तू भी तो यही है। वैसे माँ, मैंने कभी तुझे सफाई करते नहीं देखा। जब से ये आई है न जाने आप में कौन सा सफाई का कीड़ा चला गया है। हाय रे, हमारे टाइम पर तो पति कभी बीवी की तरफ से बोल दे तो समझो घर का बंटवारा, और यह घर तो मेरे ही नाम से है। तो बेटा निकल ले बीवी को लेकर। हमारे टाइम पर तो। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी कम सैलरी में मैं कहाँ अलग रह सकता हूँ। माँ जी प्लीज, मैंने अभी पूरा घर साफ किया है और इन जालों को झाड़ूंगी तो फिर से पूरी गंदगी हो जाएगी। फिर से सारे घर के झाड़ू। ना माँ जी ना। हमारे टाइम पर तो मैं दिन में 10 बार झाड़ू लगाती थी। हमने नहीं किया है क्या? मायके से कोई तो संस्कार लेकर आई होगी ना तू बहू, क्या कुछ भी नहीं? तभी पति आ जाता है। बहू पति की तरफ देखती है कि शायद वो उसे उसकी माँ के प्रकोप से बचा सके, लेकिन नहीं, उल्टा उस दिन की माँ की डांट की बात से तो पति के तेवर ही बदल जाते हैं। देखो माँ जो करती है करती रहो। माँ बड़ी है, जो कहती है सही तो कहती है। बस पति का ये कहना और बहू का पारा 7वें आसमान में। एक इनके भरोसे मैं सब सह रही थी, लेकिन आज तो इन्होंने मेरा ही साथ छोड़ दिया माँ के लिए। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। फिर एक दिन, बहू ये कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और ये हाथ, अरे हाथ छोड़ मेरी बहू का। कौन हो तुम? माँ जी वो कोई नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए। बहू घबराने का नाटक करती है। अरे क्यों डर रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आंटी जी, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इससे मिलना आया हूँ। कोई समस्या? बोलिए। बोलेंगी क्या? यही कि इनके टाइम पर तो इन्होंने न जाने कितने ही बॉयफ्रेंड बना बना कर छोड़ दिए हैं। क्यों माँ जी, यही कहने जा रही थी ना आप? अब क्या था, सास की बोलती बन। कैसे कहे कि उनके टाइम पर। बहू ये सब ठीक नहीं है। मेरे टाइम पर। हाँ हाँ आंटी जी, क्या आपके टाइम पर क्या? जरा हमें भी बताइए ना। अरे हमारे टाइम पर बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता था। सास की आंखों की शर्म होती थी। अरे पति के अलावा किसी और से बात भी नहीं करते थे हम लोग। ये क्या चल रहा है बहू? चल क्या रहा है आंटी?
ये तो परेशान है आपके घर में आकर। आप हर बात पर इसे सुनाती रहती है, ताने माने। अब इससे बर्दाश्त नहीं होते तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने ही घर ले जाऊं, कम से कम आराम से तो रहेगी। वाह रे, हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं होता था कि सास के ताने बर्दाश्त नहीं तो किसी और के साथ चली जाओ। अब नहीं होता तो नहीं होता माँ जी, मैं भी तो कल को अपनी बहू को कुछ अपने वक्त की सुनाऊंगी ना कि सास के ताने समझ में नहीं आ रहे थे अपने वक्त में, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। वाह, फिर तुम्हारी बहू को समझ में आएगा कि तुम कितनी मॉडर्न थी अपने वक्त में। अरे चुप, बिल्कुल चुप, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों। तो क्या करे, पति को तो अपने घर की लालच दे रखी है, वो तो मेरे लिए बोलते नहीं, तो किसी के पास तो मैं रहूं ना शांति से। तभी पति आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, दूसरा घर तो मैं ले सकता हूँ लेकिन दूसरी बीवी नहीं। माँ वो कितने ताने सहेगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, चलो हम कहीं और रहेंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे जमाने में। फिर माँ जी? मतलब मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना। बहू मुझे माफ कर दे। ओके, कर दिया माफ। अच्छा ये तो बताओ कि ये लड़का कौन है? मैं इसकी मौसी का बेटा हूँ, मिलने आया था। अच्छा दीदी, बाय। समधी की शादी। इस कहानी की हीरोइन गंगा है, जो अपनी समधन की मौत के बाद अपने समधी के अकेलेपन को समझते हुए समधी की दूसरी शादी करवाती है, लेकिन उसकी बहू इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। मुझे लगता है आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। आपकी इस उम्र में ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। वैसे भी आपकी इकलौती बेटी थी, वो भी हम ले गए। अरे इस उम्र में शादी, लोग क्या सोचेंगे और कैसे कैसे बातें बनाएंगे कि जिस उम्र में इसे अपने पोते पोते को गोद में खिलाना चाहिए, उस उम्र में ये शादी कर रहा है। ऊपर से नव्या क्या सोचेगी मेरे बारे में कि माँ को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे नहीं लगता इस शादी से नव्या को कोई परेशानी होगी, उल्टा उसे खुशी मिलेगी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पिता का कोई ख्याल रखने वाला है। क्यों नव्या, सच कहा ना? हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। लीजिए, अब तो आपकी बेटी ने भी हाँ बोल दिया। रही लोगों की बात, तो लोग तो कभी किसी की खुशी देखकर खुश हो ही नहीं सकते। अगर आप लोग खुश रहेंगे तब भी वे बातें बनाएंगे, और अगर आप दुखी भी रहेंगे तब भी बातें बनाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा समधी जी कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ ही दीजिए। समधी को सास की बात सही लगती है, वो भी सोच लेते हैं कि बची जिंदगी के लिए कोई हमसफर बना ही लेंगे। आप ठीक बोल रही हैं। जब मेरी प्यारी बिटिया नव्या और उसके ससुराल वालों को मेरी इस उम्र में दूसरी शादी से कोई दिक्कत नहीं, तो परेशानी कुछ है ही नहीं। ऐसे ही सास समधी की दूसरी शादी करवाती है और फिर समधी के घर आ जाती है बहू की नई माँ। कुछ दिनों के बाद बहू अपने मायके अपने पापा और नई माँ से मिलने आती है। मेरा बच्चा कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आई है। इधर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। तेरे फेवरेट पास्ता खाएगी ना? पापा आप क्यों? वो कहाँ है? उनसे बोल दीजिए आप मेरे ही पास बैठकर बातें कीजिए ना। उन्हें क्यों लेकर आए? कोई चैरिटी थोड़ी ना कर रहे हैं। इस उम्र में घर मिल गया, और क्या चाहिए? तभी नई माँ घर में आती है। बेटी की बात सुन रही होती है और सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो अच्छा, तुम्हारी नई माँ वो जरा किसी काम से बाहर गई हुई है, आती होगी। मैं तब तक तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। ठीक है पापा। लगता है नई माँ के पैर बाहर ही रहते हैं, और आपको ही बनाकर खिलाना था तो क्या करे, छोड़िए। ये बोलकर वो घर में घूमने लगती है और चीजों को देखती है। इनको घर में आए हुए थोड़े दिन नहीं हुए और ये घूमने भी जाने लगी है, वो भी पापा को घर में अकेला छोड़कर। आने दो, एक बार इनकी खबर लेती हूँ। वैसे घर को तो बड़ा सजा कर संवार कर रखा है। चलो, ये तो खूबी है, कम से कम पापा को साफ कर का शौक भी है। इतने में नई माँ घर में आती है। अरे नव्या बेटा, तुमने पहले बताया होता तो मैं जल्दी घर आ जाती। तुम्हें नहीं पता मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। कैसी हो बेटी? बेटी
हाँ, वैसे अब तो मैं आपकी बेटी हो ही गई हूँ, ना चाहते हुए भी। खैर, आप गई कहाँ थी? शादी हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और आपने घूमने जाना भी शुरू कर दिया। पापा का ख्याल रखने के लिए शादी करवाई है आपकी, जानती है ना आप? नव्या, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कहीं घूमने नहीं बल्कि एक दोस्त से मिलने गई थी। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए वो क्या है ना, शादी के चलते उससे मिलना नहीं हो पाया तो आज चली गई। अच्छा, वो भी पापा को यूं घर पे अकेला छोड़कर? आपके लिए आपका ये परिवार ज्यादा जरूरी है या आपके दोस्त? देखिए, ये ठीक नहीं है। इतने में पिता आ जाते हैं। अच्छा, तुम आ गए। आओ, चलो तीनों मिलकर बैठ के खूब सारी बातें करते हैं। माँ कुछ नहीं कहती, चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही बहू जब भी अपने मायके आती, अपनी नई माँ से ऐसे ही बात करती। नई माँ बहू के इस बर्ताव से परेशान होकर उसकी सास को बताती है। देखिए माना, वो बेटी है, लेकिन मैंने भी शादी की है। वो बेटी कम, सास सा व्यवहार ज्यादा करती है। अब छोटी है तो कुछ कहना ठीक नहीं लगता। बाकी शादी का रिश्ता लेकर तो आप आई थी, इसलिए आपको बता रही हूँ। मैं शादी करके बहुत पछता रही हूँ। अरे परेशान ना हो, मैं बहू से बात करती हूँ। तभी थोड़ी ही देर में बहू ससुराल आ जाती है। बहू कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? माँ जी, मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी और माँ जी अभी तो 7 बज रहे हैं। अरे इतना लेट कोई घर आने का टाइम है? आज के बाद 6 बजे के बाद तुम घर आई तो तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी। सास बहू के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वो अपनी नई माँ के साथ कर रही होती है। न जाने माँ जी को क्या हो गया है। मैं कितनी खुश थी कि मायके जैसा ससुराल मिला है। सासू माँ इतनी अच्छी थी। फिर अगले रोज, बहू, मेरे बेटे को पौष्टिक खाना दिया कर। क्या ये पास्ता पिज्जा बनाती रहती है? इसलिए शादी नहीं करवाई थी मैंने अपने बेटे की। ठीक है माँ, मैं बना दिया करूंगी ऐसा खाना। लेकिन माँ जी, आपको हुआ क्या है? पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया, तो ये अचानक से मुझसे कोई गलती हो गई है क्या माँ? क्यों? ऐसे नहीं बोल सकती। समझ ले, ये तेरी सास का हुक्म है। ऐसे ही सास बहू को अपने सास वाले तेवर दिखाकर कभी डांटती तो कभी ताने मारती, पर बहू बेचारी बिल्कुल समझ नहीं पाती। एक दिन, बहू ये क्या बेफिजूल खर्चा करती रहती है? परसों ही तुमने अपने लिए एक साड़ी ली थी और आज फिर से। तुम्हें क्या लगता है पैसे क्या पेड़ पर होते हैं कि जब मन करा तोड़कर सामान ले लिया करा? हैं? वो माँ जी बहुत अच्छी लगी तो ले आई। अच्छी लगी तो ले आई? यहाँ मेरा बेटा अपना खून पसीना एक करके पैसा कमा रहा है और तुम उसी पैसे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। माँ जी, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही है? मैं आज के बाद कभी शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मुझसे ऐसा बर्ताव मत कीजिए। इससे पहले कभी आपने मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं डांटा। ये अचानक ऐसा क्यों? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देख बहू, मैंने तेरे साथ जब टिपिकल सास जैसा बर्ताव किया तो तुझे इतना बुरा लगा। सोच, तेरी नई माँ को कैसा लगता होगा जब तू उनके साथ हमेशा ऐसा बर्ताव करती है। तो माँ जी, आपने इतना सब कुछ बस इसलिए किया? आप मुझसे नाराज नहीं हो, गुस्सा नहीं हो? नहीं बहू, मैं तुझसे गुस्सा क्यों होंगी? मैं तो तुझे बस इतना समझाना चाहती हूँ कि अपनी नई माँ से सास जैसा बर्ताव करना बंद कर दे। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तेरे पास आना चाहती है, तुझे समझना चाहती है, वो सच में तेरी माँ बनना चाहती है। तो उनके साथ सास जैसा बर्ताव बंद कर और एक अच्छी बेटी बन। अब बहू को सास की बात समझ में आती है और वो बहू जैसा बर्ताव करती है।